Assalamu alaikum students. In previous lecture we discussed the topic of abdominal hernia, and now we are moving towards the next pathology of intestine, that are vascular diseases of intestine. तो vascular diseases of intestine के केस में हम दो diseases पढ़ने वाले, one is ischemic bowel disease and the next one are hemorrhoids. ठीक. So as the name indicates कि what is ischemic? Ischemia is something related to the damage to the deficiency of the blood supply, जबकि bowel is the term related to the small intestine. So in this video we are going to discuss about the ischemic bowel disease. Before moving into the topic, it is important to know कि ब्लड सप्लाई ऑफ गट किस तरह का होता है. तो अगर हम अपना प्रीवियस नॉलेज रिव्यू करें तो गट को सप्लाई करने वाली मेजर आर्टरी जो थी दैट वाज एब्डोमिनल अयोटा. एंड एब्डोमिनल अयोटा जो है उसकी 3 मेजर ब्रांचेस थी. एक था सीलिएक ट्रंक, एक थी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड नेक्स्ट वन वाज इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. तो जो सीलिएक ट्रंक था इसका फंक्शन था टू सप्लाई द फोरगट, और फोरगट जो है इट वाज रेंजिंग फ्रॉम द इसोफेगस टिल द ड्यूडेनम. ड्यूडेनम में एट द पॉइंट वेयर द बाइल डक्ट ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम. एंड द नेक्स्ट वन वाज सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है इट इज़ ऑल्सो द ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग एब्डोमिनल अयोटा, और इसका फंक्शन था टू सप्लाई द मिड कट, और मिड कट एक्सटेंड करी थी अप टू द जंक्शन ऑफ द राइट 2/3 पार्ट ऑफ द कोलोन एंड लेफ्ट 1/3 पार्ट ऑफ द कोलोन. और इस जंक्शन से आगे हमारे पास सारी हाइंड गट होती है, एंड हाइंड गट इज सप्लाइड बाय द इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. अब आमतौर पे देखा जाए देन वी ऑल नो कि इंटेस्टाइनल लूप्स आर अटैच्ड टू द एब्डोमिनल वॉल थ्रू द मेसेंटेरीज. कि मेसेंटेरीज आती हैं इंटेस्टाइनल लूप के इर्द गिर्द रैप करती हैं और फिर वापस जाकर अटैच हो जाती हैं टूवर्ड्स द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. पीछे वाली जो एब्डोमिनल वॉल है वहाँ पे जाके फिर ये अटैच हो जाती हैं. और जो ब्लड सप्लाई है वो इंटेस्टाइन तक पहुंचता है मेसेंटेरी से होके. वेरियस ब्लड वेसल्स मूव विद इन द मेसेंटेरी, एंटर्स इनटू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, और फिर ये इंटेस्टाइनल वॉल को सप्लाई करती हैं. तो होता क्या है कि मेसेंटेरीज के अंदर जो वेरियस ब्रांचेस हैं ऑफ वेरियस ब्लड वेसल्स सप्लाइंग द गट, वो एक फैन शेप्ड अपीयरेंस शो करती हैं विच आर नोन एज आर्केड, मेसेंटेरिक आर्केड्स. मज़ीद ये कि एक ब्लड सप्लाई, अब अगर एक एरिया ऑफ ब्लड सप्लाई की तरफ कॉम्प्रोमाइज़ होता है, अगर एक पार्ट ऑफ गट की तरफ ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो बाकी एरियाज की जो है उनमें से कोलेटरल सर्कुलेशन ओपन हो जाती है. बाकी ब्लड वेसल से जो कोलेटरल सर्कुलेशन जो है वो ब्लड पंप करती है उस जगह पे जहाँ पे ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है. अब इस्कीमिया होता क्यों है, इस्कीमिया की कोजेज़ क्या हैं? तो इस्कीमिया की दो तरह की कोजेज़ हैं कि या तो ब्लड सप्लाई पहुँच नहीं रहा, या अगर ब्लड सप्लाई पहुँच रहा है तो सेल्स उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं. तो पहली जो है दैट इज़ वास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन. वास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स कि ब्लड सप्लाई पहुंच नहीं रहा, और अगर ब्लड सप्लाई पहुंच नहीं रहा देन ऑब्वियसली ऑक्सीजन मिल नहीं सकेगा. इसमें क्या होता है कि ल्यूमिन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑक्लूड हो जाएगा. फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ द अथरोस्क्लेरोसिस, अथरोस्क्लेरोटिक प्लैक ऑक्लूड्स द ल्यूमिन. सो ब्लड जो है वो एरिया तक पहुंच नहीं सकता. अगला है एन्यूरिज्म. एन्यूरिज्म के केस में क्या होता है, इट इज़ द एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से एट दैट एरिया ऑफ डायलिटेशन ब्लड की पूलिंग हो जाती है, और जब ब्लड की पूलिंग हो जाती है तो आगे की तरफ ब्लड मूव नहीं कर पाएगा. अगले थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म. वी ऑल्सो नो दीज आर सॉलिड मैसेज विच ऑक्लूड द ब्लड वेसल्स एंड डिक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ द ब्लड टू द रिस्पेक्टिव एरिया. हाइपरकोगुलेबल स्टेट अगर होगी देन देयर वुड बी इंक्रीज इन द क्लॉटिंग फैक्टर्स. क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्रीज होंगे तो वेरियस थ्रोम्बाई की फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. थ्रोम्बाई की फॉर्मेशन वुड फेवर द ऑक्लूजन ऑफ द आर्टरी. सेम अगर इन द केस ऑफ नियोप्लेसिया कि अगर एक कैंसरस मैस ने ऑक्लूड किया हुआ है ब्लड वेसल को तो ब्लड आगे की तरफ प्रॉपर्ली नहीं जा सकेगा. अब अगली कंडीशन ये है कि ब्लड तो चाह रहा है लेकिन जो बॉडी के सेल्स हैं वो उस ब्लड से फ़ायदेमंद नहीं हो पा रहे. क्यों? क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं विच आर स्टेट्स ऑफ हाइपर परफ्यूजन. फॉर एग्जांपल कि कार्डिक फेलियर में, शॉक में, डिहाइड्रेशन में होता क्या है, क्योंकि ब्लड जो है वो बॉडी में कम मौजूद होता है तो फिर बॉडी ऑटोमेटिकली कंपनसेटरी मैकेनिज्म की तरफ चली जाती है. जब बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म की तरफ चली जाती है तो ब्लड जो है वो तेज़ी से शरीयानों में दौड़ता है. जब ब्लड तेज़ी से शरीयानों में दौड़ता है तो टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, विच मीन्स कि ऑक्सीजन जो है वो रेड ब्लड सेल्स से उठ के बॉडी के सेल्स तक नहीं जा सकेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकेगा, हैंस रिजल्टिंग इन इस्कीमिया. अब इस्कीमिया इस कॉजेज़ की वजह से होता है, लेकिन कितना इस्कीमिया होगा ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. नंबर 1 इज़
स्वेटी ऑफ वास्कुलर ऑक्लूजन, कि एक स्पेसिफिक मैस ने ल्यूमिन ऑफ ब्लड वेसल को कितना ऑक्लूड किया है, जितना ऑक्लूड किया होगा उतना ही ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगा। फॉर एग्जांपल, अगर थ्रोम्बाई जो है वो ल्यूमिन में स्मॉल है तो ब्लड सप्लाई इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, लेकिन अगर ब्लड ल्यूमिन में थ्रोम्बा इतना है कि उसने पार्शली ब्लड वेसल को ऑक्लूड किया हुआ है तो ऑब्वियसली रिस्पेक्टिव एरिया तक ब्लड जो है वो ज़्यादा नहीं पहुँच सकेगा, हैंस रिजल्टिंग इन इस्कीमिया। और ऐसा भी हो सकता है कि थ्रोम्बस जो है वो ल्यूमिन ऑफ ब्लड वेसल में एक बड़ी मैस की फॉर्म में मौजूद है, जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली ऑक्लूड कर रहा है ब्लड वेसल्स को और आगे की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रहा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डैट इज़ इफेक्टेड ब्लड वेसल्स, ठीक है, कि अगर एक मेजर आर्टरी इफेक्ट हो रही है एक स्पेसिफिक एरिया की तो एक मेजर एरिया में इस्कीमिया होगा। अगर पूरी की पूरी खुदा न खास्ता एब्डोमिनल अयोर्टा इफेक्ट हो रही है तो तमाम तर गट में इस्कीमिया होगा। अगर फोर गट को सप्लाई करने वाले सीलिएक ट्रंक में इस्कीमिया हो रहा है तो पूरी फोर गट में ऑक्लूजन हो रही है तो पूरी फोर गट में इस्कीमिया होगा। अगर मिड गट को सप्लाई करने वाली सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में ऑक्लूजन हो रही है तो मिड गट में इस्कीमिया होगा। अगर हाइंड गट को सप्लाई करने वाली इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में ऑक्लूजन हो रही है तो पूरी हाइंड गट का इस्कीमिया होगा, बिकॉज दीज आर मेजर आर्टरीज, तो इनसे आके छोटी ब्लड वेसल्स निकलती हैं जो वेरियस एरियाज़ को सप्लाई करती हैं। दूसरा ये है कि अगर इफेक्ट होने वाली आर्टरी एंड आर्टरी है तो भी इस्कीमिया ज़्यादा स्वीयर होगा, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि एक जगह पे इस्कीमिया हुआ तो बाकी जगहों से कोलेटरल सर्कुलेशन ओपन हो गई, उसने सप्लाई किया तो मामला इतना ख़राब नहीं होता है। बट इन द केस ऑफ एंड आर्टरीज दीज आर द ओनली सोर्स ऑफ सप्लाई टू द रिस्पेक्टिव एरिया और कोलेटरल सर्कुलेशन इनके पास मौजूद नहीं होती। और अगर इनके पास कोलेटरल सर्कुलेशन मौजूद नहीं होती और एक इकलौती वारिस जो इनको सप्लाई करने वाली आर्टरी थी अगर वही इफेक्ट हो जाएगी, वही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी तो उस जगह पर इस्कीमिया होना लाजमी है। दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ इस्कीमिया। अब ड्यूरेशन ऑफ इस्कीमिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन द केस के जितनी देर तक इस्कीमिया रहेगा उतना ही वो इरिवर्सिबल होता जाएगा। सबसे पहले अगर हमें पता चला कि गट का इस्कीमिया हुआ है या गट के किसी पार्ट का इस्कीमिया हुआ है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिस्टोर द ब्लड सप्लाई। अगर ब्लड सप्लाई को जितना जल्दी रिस्टोर कर लिया जाएगा उतना इस्कीमिया रिवर्सिबल हो जाएगा, लेकिन अगर इस्कीमिया प्रोलॉन्ग करके ज़्यादा देर तक लास्ट किया तो उतना ही वो इरिवर्सिबल होता चला जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ वास्कुलर एनाटमी। पहली जो चीज़ आती है वास्कुलर एनाटमी दैट इज़ वाटरशेड जोन। इसको हम देख लेते हैं कि वाटरशेड जोन जो है ये एक टर्म यूज़ होती है बॉडी के उन एरियाज़ के लिए जिनको ड्यूअल ब्लड सप्लाई मिल रहा है लेकिन दो आर्टरीज़ की टर्मिनल ब्रांचेस से। इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास स्प्लीनिक फ्लेक्चर के। जो स्प्लीनिक फ्लेक्चर है उसको सुपीरियर मेसेंटेरिक की एक टर्मिनल ब्रांच भी सप्लाई करी है और उसको इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की एक टर्मिनल ब्रांच भी सप्लाई करी है। तो दोनों एंड आर्टरीज जब इसको आगे सप्लाई कर रही हैं तो उस जगह पे इस्कीमिया का चांस ज़्यादा होगा। तो वाटरशेड जोन में क्या होगा कि लोकल इस्कीमिया होगा, सिर्फ उसी एक स्पेसिफिक एरिया में इस्कीमिया होगा। ये तो बात हो गई वाटरशेड जोन की। अब अगली चीज़ है डैट इज़ कन्फिग्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल्स। हियर वी कैन सी कि ये जो है दिस इज़ द एपिथेलियम ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। अब जब इंटेस्टाइन की तरफ ब्लड वेसल्स आएंगी इंटेस्टाइनल वॉल्स को सप्लाई करने के लिए, उनका पैटर्न हेयर पिन लाइक होगा। हेयर पिन हमने देखी है कि हेयर पिन जो होती है वो इस तरह से होती है कि ऊपर गई और फिर टर्न हो गई, जिनको आम ज़बान में हम काली पिन कहते हैं। तो सेम वुड बी द पैटर्न ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द इंटेस्टाइनल वॉल्स के आर्टरी आई, ऊपर की तरफ गई और फिर यहाँ पे इसने ब्रांचेस दी टूवर्ड्स द एपिथेलियम और यहाँ पे इसने ब्लड सप्लाई दिया टूवर्ड्स द एपिथेलियम। फिर ये वापस टर्न होकर वापस मुड़ के वेन बन गई और जब ये वेन बन गई अब इसने ड्रेन करना है ब्लड फ्रॉम द एपिथेलियम। अब इस कन्फिग्रेशन में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जब आर्टरी की तरफ ब्लड सप्लाई आर्टरी के अंदर ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगा, किसी भी तरह का प्लैक बन जाएगा, देन सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्रोमाइज़ होगी दैट वुड बी एपिथेलियम। तो होता यही है कि इन द केस ऑफ इस्कीमिया सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ होती है एपिथेलियम, सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं म्यूकोजा, फिर उसके बाद सब म्यूकोजा, फिर उसके बाद पूरी जीआरटी की वॉल्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ब्लड सप्लाई टू द म्यूकोजा कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो क्या होगा, इंटेस्टाइनल एट्रोफी, क्योंकि जब ऑक्सीजन ही नहीं मिल सकेगा तो सेल्स डेड होने शुरू हो जाएंगे, सेल्स डेड होने शुरू हो जाएंगे, दैट इज़ नोन एज एट्रोफी। ठीक है, इंटेस्टाइनल एट्रोफी के जितना सेल डैमेज हुआ है, जितना पार्ट ऑफ एपिथेलियम इंटेस्टाइनल एपिथेलियम डैमेज हुआ उतना ही वो स्लव्ड ऑफ होना है। तो जितना ज़्यादा डैमेज हुआ होगा इंटेस्टाइनल एपिथेलियम उतना ही वो पार्ट उतने इंटेस्टाइन की वॉल स्लव्ड ऑफ होगी, रिजल्टिंग इन नेक्रोसिस, रिजल्टिंग इन अल्सरेशन। अब ब्लड सप्लाई किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होगा, सबसे पहले ब्लड सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा टूवर्ड्स द म्यूकोजा, और जब ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगा टूवर्ड्स द म्यूकोजा उसको हम कहते हैं म्यूकोजल इस्कीमिया। और अगर ब्लड सप्लाई जो है वो इस्कीमिया इफेक्ट कर रहा है म्यूकोजा को भी और सब म्यूकोजा को,
तो उसको हम कहते हैं म्यूरल इस्कीमिया। और अगर ब्लड सप्लाई इतना कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है कि वो जीआरटी की वॉल्स की तमाम तर लेयर्स को इफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया। सो अब तक हमने पढ़ लिया कि इस्कीमिया क्यों होता है, डिग्रीज ऑफ इस्कीमिया क्यों होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इस्कीमिया को एग्रीवेट करते हैं व्हाटसोएवर। अब अगला है कि पैथोजेनेसिस इस्कीमिया की क्या होती है, इस्कीमिया किस तरह से डेवलप होता है। ये तो अंडरस्टूड बात है कि जब एक एरिया ऑफ इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रहा तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही, और अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही तो ऑब्वियसली सेल्स जो हैं उनका डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब इस्कीमिया हुआ तो बाकी कोलेटरल सर्कुलेशंस जो हैं, एनास्टमोसिस हैं, वो ओपन हो गए, और वो ओपन होकर सप्लाई करेंगे टूवर्ड्स दैट स्पेसिफिक इस्कीमिक पॉइंट। और जब वो इस्कीमिक पॉइंट को सप्लाई करेंगे तो कोलेटरल सर्कुलेशन से आने वाला ब्लड जो है उसमें होंगी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। जहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होंगी वहाँ पे डैमेज होना लाजिम है, तो यहाँ पे भी डैमेज होगा रिजल्टिंग इन इस्कीमिया। अब हम देख लेते हैं कि इस्कीमिक बाउल डिजीज़ में जो हमारे पास इंटेस्टाइन आएगा उसमें कौन कौन से फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। पहले तो हमने पढ़ लिया कि इंटेस्टाइनल एट्रोफी होगी। दूसरा हमने देख लिया कि जितनी इंटेस्टाइनल एट्रोफी होगी उतनी ही इंटेस्टाइन की वॉल्स लेफ्ट ऑफ होगी, उतनी ही अल्सरेशन होगी, उतनी ही नेक्रोसिस होगी। उस केस में जो नेक्रोसिस नजर आएगी दैट वुड बी कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अगली इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हेमरेज होगा and that would be result in the leaking of the blood into the lumen of the intestine। अब हेमरेज की क्या वजह है, इसको मैंने कुछ यूँ समझा है कि अगर एक जगह पे ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लैक इन इट, तो वो जो प्लैक है जिसने ओक्लूड किया हुआ है ब्लड वेसल्स को, उसके प्रॉक्सिमल एंड पे जो ब्लड वेसल है और उसमें जो ब्लड है वो ब्लड मुसलसल प्लैक को पुश करने की कोशिश करेगा। वो अलग बात है कि उस ब्लड से वो प्लैक पुश नहीं हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो पॉइंट ऑफ ओक्लूजन है उसके प्रॉक्सिमल एंड पे मुसलसल प्रेशर डेवलप हो रहा है ब्लड वेसल में, और जितना ब्लड वेसल में प्रेशर डेवलप होता चला जाएगा देयर वुड रीच अ पॉइंट कि ब्लड वेसल बर्स्ट कर जाएगी, और जब इंटेस्टाइनल वॉल की ब्लड वेसल बर्स्ट कर जाएंगी इट वुड रिजल्ट इन द लीकेज ऑफ ब्लड इनटू द ल्यूमिन ऑफ द इंटेस्टाइन। तो जो ल्यूमिन ऑफ इंटेस्टाइन है वो हमें मिलेगा लेडन विद ब्लड एंड म्यूकस। ठीक, तो कुछ इस तरह की पिक्चर देखने को मिलेगी इन द केस ऑफ द इंटेस्टाइनल बाउल डिजीज। हियर्स द हिस्टोलॉजिकल पिक्चर ऑफ द इंटेस्टाइनल बाउल डिजीज। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जब एक एरिया का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, फिर उसके बाद जो है कोलेटरल सर्कुलेशन ओपन हो गई, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ आ गई। जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन लाजमी होगी। जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ पे टिश्यू डैमेज होगा, और जहाँ पे टिश्यू डैमेज होगा तो टिश्यू डैमेज जब एक हद से बढ़ जाएगा फिर टिश्यू रिपेयर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और जब टिश्यू रिपेयर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो फाइब्रोब्लास्ट आएंगे, वो स्कारिंग का प्रोसेस करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू डिपोजिशन होगी, और जहाँ पे स्कारिंग होगी स्कारिंग वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर इन द इंटेस्टाइन। Here we can see the histological picture of the ischemic bowel disease के here is the area of ischemia and here is the inflammation, और यहाँ पे जो है it is the normal picture of the intestine। सो क्लिनिकल फीचर जो है वो हमें देखने को मिलेगी, उसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस नज़र आएगी, इंटेस्टाइनल एट्रोफी नज़र आएगी, और ब्लडी डायरिया नज़र आएगा, क्योंकि ब्लड जो है उसका लीकेज हो रहा है ल्यूमिन में, और ल्यूमिन ऑफ इंटेस्टाइन में जो चीज़ मौजूद है उसने आगे जाके फीसिस की फॉर्म में बाहर लाजमी निकलना होता है। ठीक, तो ब्लड जब आ रहा है ल्यूमिन में तो वो भी बाहर निकलेगा थ्रू द फीसिस, और दैट वुड रिजल्ट इन द ब्लडी डायरिया। मज़ीद ये कि ब्लड जब निकल रहा है इन द फीसिस इट वुड रिजल्ट इन द कंडीशन ऑफ मिलेना। मिलेना क्या होता है, एक ऐसा स्टूल जो स्टिकी है एंड इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड इन इट। ब्लड की डेपोजिशन की वजह से जब फीसिस जो है स्टूल स्टिकी हो जाता है दैट इज़ नोन एज मिलेना। इन्फ्लेमेशन हो रही है तो टेंडरनेस भी होगी, इन्फ्लेमेशन हो रही है तो एब्डोमिनल पेन भी होगा। अगली चीज़ ये है कि पेरिस्टाल्सिस जो है वो डायमिनिश हो जाएगी। क्यों? पहली बात तो ये कि अगर ऑक्सीजन की डिलीवरी प्रॉपर नहीं हो पाई सेल्स को तो सेल्स कैसे ही प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे, तो पेरिस्टाल्सिस जो है वो डायमिनिश हो जाएगी। अगली चीज़ ये है कि क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है मुसलसल, इन्फ्लेमेशन के बाद टिश्यू रिपेयर हो रही है, स्कारिंग का प्रोसेस हो रहा है, और जब स्कारिंग का प्रोसेस हो रहा है दैन इट वुड रिजल्ट इन द फाइब्रोसिस ऑफ द वॉल्स ऑफ द गट, और जब फाइब्रोसिस हो रही है ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल्स तो रिजिड हो जाएगी इंटेस्टाइनल वॉल्स, उसके अंदर पेरिस्टाल्सिस डायमिनिश हो जाएंगी, मस्कुलर स्पाज्म हो जाएगा, और उसी वजह से जो है वी वुड ऑल्सो सी द हार्डनिंग ऑफ द एब्डोमेन, क्योंकि देयर इज़ द रिजिड इंटेस्टाइनल लूप्स प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। यहाँ तक बात हो गई क्लिनिकल पिक्चर की। अब मज़ीद ये कि और मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इस्कीमिक बाउल डिजीज़ हो सकती है। एक तो साल्टोमेगेलो वायरस होता है। साल्टोमेगेलो वायरस क्या करता है, वो जाके एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स पे अटैक करेगा और उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब जब एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, जहाँ पे एंडोथीलियम का डैमेज होगा वहाँ पे प्लेटलेट प्लग बनना लाजमी है, और जहाँ पे प्लेटलेट प्लग बनेगा वो बढ़ता चला जाएगा तो ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स की ऑक्लूजन होगी, ब्लड वेसल्स की ऑक्लूजन इस्कीमिया। सेम वुड हैपन इन द केस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशंस जो हैं वो डैमेज करती हैं टू द एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स। ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है कि सबसे पहले हमने रिस्टोर करवाना है ब्लड सप्लाई
टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ इस्कीमिया। जितना जल्दी ब्लड सप्लाई रिस्टोर करवा देंगे उतना ही इस्कीमिया रिवर्सिबल होगा, उतना ही टिश्यू जो डैमेज हुआ टिश्यू वो उतना ही जल्दी रिपेयर हो सकेगा। और जितनी देर तक इस्कीमिया रहेगा, जितनी देर तक एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा, उतनी ही देर लगेगी, उतना ही इस्कीमिया जो है वो इरिवर्सिबल होगा। सो अप टिल नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन, पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, कॉजेज of ischemia, treatment of ischemia, clinical picture, and here we completed the topic of ischemic bowel disease. Inshallah, in next lecture we would be discussing the topic of hemorrhoids. This was all about today's lecture. Hope you understood well.